नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका स्वागत है मेरी सोशल साइंस की क्लास में। आज हम 9th क्लास पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर लोकतंत्र क्या लोकतंत्र क्यों की चर्चा करेंगे। टेक्स्ट बुक में इसका नंबर 2 है। सीबीएसई ने अपने सिलेबस में से पहला चैप्टर हटा दिया है। प्रिय विद्यार्थी मित्रों, ये चैप्टर मैंने खासकर आपके लिए इस प्रकार से बनाया है कि एक बार ये वीडियो देखने के बाद में इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है ये सारे के सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। प्राय पॉलिटिकल साइंस में यह होता है कि स्टूडेंट्स को समझने में काफी सारी दिक्कतें आती हैं। इस वाले प्रेजेंटेशन के अंदर हम लोग केवल 4 कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो इस चैप्टर के कोर कॉन्सेप्ट है। पहला हम देखेंगे लोकतंत्र की एक सरल परिभाषा और देखेंगे कि इस परिभाषा की जरूरत क्यों होती है। दूसरे में हम लोकतंत्र की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। तीसरे भाग में हम देखेंगे लोकतंत्र के पक्ष और विपक्ष में तर्क और चौथे भाग में हम देखेंगे लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ। अब एक खास जानकारी आपके लिए, यदि आप चाहते हैं कि एक ही बार में ये चैप्टर आपको बिल्कुल 100% क्लियर हो जाए तो मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, ये फॉलो कीजिए। देखिए, इस प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने कुछ सेंटेंस और कुछ वर्ड रेड इंक से मार्क किए हुए हैं, मतलब रेड फॉन्ट का उपयोग किया है, रेड कलर का उनके लिए। उनको एक नोटबुक में लिख लीजिए। उनको लिखने के बाद में आराम से बैठ के वीडियो दूसरी बार देखिए। उससे रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चंस बनाइए अपने से। यदि आपने इतना कर लिया तो मुझे 100% यकीन है कि यह चैप्टर आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैंने बिल्कुल इसको समअप करने का प्रयास किया है जिससे कि आप स्कैटर्ड ना हो और यह प्रेजेंटेशन आपको एक ही बार में आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम आज का अपने चैप्टर लोकतंत्र क्या लोकतंत्र क्यों। लोकतंत्र क्या लोकतंत्र क्यों, बड़ा ही सिंपल चैप्टर है। कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिसकी हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो प्रिय विद्यार्थी मित्रों, केवल 4 कॉन्सेप्ट हैं इस टॉपिक के अंदर जो आपको समझ लेना है और मैं बड़े इत्मीनान से आपको एक के बाद एक समझाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रारंभ करते हैं इस प्रेजेंटेशन। सबसे पहले लोकतंत्र क्या है। तो यदि अगर आप देखा है तो लोकतंत्र एक शासन का स्वरूप होता है। मतलब किसी देश के अंदर शासन कैसे चल रहा है उस संबंध में कई सारे रूप हो सकते हैं। राजतंत्र हो सकता है, तानाशाही हो सकता है, कम्युनलिज्म हो सकता है, लोकतंत्र हो सकता है। तो लोकतंत्र आखिर होता क्या है? एक बड़ी ही सिंपल यदि हम परिभाषा को देखें तो लोकतंत्र शासन व्यवस्था का एक ऐसा प्रकार है जिसमें शासकों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर देश का शासन कौन चलाएगा या देश के ऊपर कौन राज करेगा इसका निर्णय कौन करती है? जनता। तो लोकतंत्र के अंदर सबसे प्रमुख भूमिका कौन निभाती है? जनता। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई लोकतंत्र जो होता है वह जनता का शासन होता है। इसमें मुखिया जो होती है वो जनता होती है। तो याद रखिए, इसमें लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें कि शासकों का चुनाव कौन करता है? जनता। तो ये बड़ी एक सिंपल सी परिभाषा है, ठीक है। और इस परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि भाई ये शासन व्यवस्था जो है वह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लोकतंत्र की परिभाषा की जरूरत क्यों पड़ती है। अब देखिए, किसी भी चीज को परिभाषा की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि हम उसके सही रूप को पहचान सकें। एक बड़ी सिंपल सी बात बताता हूं कि सपोज आप रसगुल्ले और गुलाब जामुन के बीच में डिफरेंस आपको नहीं आता है, तो मैं परिभाषा देता हूं कि भाई रसगुल्ला एक मिठाई होती है जिसका गोल शेप होता है और जो रंग में व्हाइट होता है। तो आप रसगुल्ले और गुलाब जामुन के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार किसी भी चीज का वास्तविक स्वरूप को पहचानने के लिए हमें एक परिभाषा की जरूरत पड़ती है। एक उचित परिभाषा के माध्यम से हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को अन्य व्यवस्थाओं के साथ तुलना कर यह पता लगा सकते हैं कि वह लोकतांत्रिक है या नहीं है। जैसे सिंपल सी बात है, हमने अभी बात क्या की थी कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहां पर शासक का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। अभी सपोज हम किसी और देश की बात करते हैं जहां पर राजतंत्र चलता है,
तो हम क्या बोलेंगे, राजतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहां पर राजा जो है वो वंशानुगत होता है और राजा का बेटा राजा होता है या फिर राजा द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति अगला राजा होता है। तो इस प्रकार हमने क्या किया, लोकतंत्र और इसके अलावा जो अलग शासन व्यवस्था है उसके बीच में हमने क्या किया, डिफरेंस क्रिएट कर दिया। तो यहां पर हमको परिभाषा का महत्व पता चलता है। देखिए एक सरल परिभाषा अभी हमने देखी है, जिसमें एक सरल परिभाषा ये है जहां पर शासकों का चुनाव जनता के द्वारा किया गया। लेकिन क्या, अब प्रश्न ये है कि क्या जनता के द्वारा शासकों का चुनाव कर भर देने से वह व्यवस्था लोकतांत्रिक हो जाती है? क्या हम उसे लोकतांत्रिक कह सकते हैं? क्या विश्व की वह सभी सरकारें लोकतांत्रिक है जो चुनाव करवाती है? तो अब यहां पर मुश्किल आती है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा माइक्रो लेवल पर जाना पड़ेगा, सूक्ष्म लेवल पर जाना पड़ेगा कि आखिर लोकतंत्र, वास्तविक लोकतंत्र होता है। तो आइए हम अब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पहले पार्ट में हमने देख लिया कि भाई लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहां पर शासकों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। हमने परिभाषा का महत्व देख लिया कि परिभाषा के माध्यम से हम सही लोकतंत्र को पहचान सकते हैं और उसकी तुलना में अन्य शासन व्यवस्थाओं को उससे अलग कर सकते हैं। लेकिन केवल एक सिंपल सी परिभाषा गढ़ भर देने से हमें लोकतंत्र के वास्तविक चरित्र का पता नहीं चलता। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लोकतंत्र की विशेषताओं को देखना पड़ेगा। आइए हम एक एक करके इसकी विशेषताओं को देखते हैं। तो फिर सही लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहचान कैसे करें? सिंपल है, इन विशेषताओं के माध्यम से हम इसकी पहचान करेंगे। देखिए लोकतंत्र की पहली विशेषता तो ये है कि लोकतंत्र में सभी प्रमुख फैसले जो है वह निर्वाचित नेताओं के द्वारा लिए जाते हैं। अब इस चीज को समझिए, एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या हुआ था, 1999 में तख्ता पलट हुआ है। तख्ता पलट का मतलब क्या होता है कि जब बलपूर्वक किसी चुनी हुई सरकार को बदल दिया जाता है। तो ये जो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब हैं, ये वहां पर सेना के प्रमुख थे और इन्होंने क्या किया कि वहां के जो निर्वाचित राष्ट्रपति थे उनको हटाकर खुद वहां पर पूरे देश की सत्ता अपने हाथ में ले ली। बाद में अपने आप को स्वयं राष्ट्रपति भी घोषित कर दिया, संसद को भंग कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, संविधान में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए और फैसले लेने का अधिकार एक ऐसी परिषद को सौंप दिया जिस पर किसका प्रभुत्व था, सेना का। तो देखिए ऐसी परिषद देश के बारे में निर्णय ले रही है जो जिसमें सेना का प्रभुत्व है। हमारे देश में निर्णय कौन लेता है देश के बारे में? कौन लेता है? यस, हमारे देश में निर्णय लेता है संसद। लेकिन यहां कौन निर्णय ले रहा है? सेना। ठीक है। अब यहाँ पर चुने हुए प्रतिनिधियों को फैसले लेने के लिए ज्यादा स्वतंत्रताएं भी नहीं थी। इसी प्रकार हमने देखा कि वहां पर बाद में राष्ट्रपति बन गए, चुनाव भी करवाया, मंत्री भी बने, लेकिन जो सारे प्रमुख फैसले थे उनको किसकी निगरानी में लेने पड़ रहे थे? सेना की निगरानी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में ज्यादा सत्ता नहीं थी। इसी प्रकार दूसरा देश है पोलैंड। इसका एग्जाम्पल देखिए, ये पूर्वी यूरोप का देश है जो काफी समय तक साम्यवाद की गिरफ्त में रहा है। तो यहाँ पर कम्युनिस्ट शासन के दौरान आप ये समझ लीजिए कि 1950 से लेकर मोटे तौर पर 1990 तक, 1990 तक इस देश के अंदर जो महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते थे वह लिए जाते थे सोवियत रूस द्वारा। पोलैंड के अंदर खुद चुनाव होते थे, वहां की सरकार होती थी, सब कुछ होता था, लेकिन प्रमुख फैसले कौन लेता था? सोवियत संघ की गवर्नमेंट। तो हम कह सकते हैं कि यदि वास्तविक लोकतंत्र वही है जहां पर देश के बारे में प्रमुख फैसले लेने का अधिकार किसके हाथ में होना चाहिए? वह निर्वाचित नेताओं के हाथ में होना चाहिए। तो ये इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। आइए और आगे बढ़ के देखते हैं इसकी कुछ अन्य और विशेषताएं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव बहुत जरूरी है। ये जो सरकार चुनी हुई है ये एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से ही होनी चाहिए। आइए देखते हैं कुछ और देशों का एग्जाम्पल जहां पर चुनाव तो होते हैं, वो अपने आप को लोकतांत्रिक भी कहते हैं, लेकिन कैसे चुनाव होते हैं देखते हैं। चीन में केवल कम्युनिस्ट पार्टी, वहां पर एकल पार्टी सिस्टम, ये सिंगल पार्टी सिस्टम। ओके,
तो वहां पर उन्हीं के सदस्य जो होते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्हीं को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। उसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति स्वतंत्र रूप से चुनाव नहीं लड़ सकता। तो क्या लोगों के पास में विकल्प मौजूद होते हैं? नहीं है, तो हम इसको हम स्वतंत्र चुनाव नहीं कह सकते। दूसरा, मैक्सिको का एग्जाम्पल देखते हैं। मैक्सिको में हर 6 साल में चुनाव होते हैं। वहां पर एक राजनीतिक दल है पीआरआई। पीआरआई नामक राजनीतिक संगठन है, करीब करीब पिछले 50 सालों में वहां पर उसी की सत्ता रही है। यहाँ चुनाव होते हैं, हर बार होते हैं, लेकिन यहाँ चुनाव में पीआरआई क्या करती है? पहले तो सारी सरकारी मशीनरी, मतलब सरकारी अधिकारी, सरकारी बिल्डिंग, सरकारी वाहन, सरकारी पैसा सबका इस्तेमाल करती है। अपने कर्मचारियों को कहती है कि भाई आप हमें को वोट दीजिए। कर्मचारी को छोड़िए, स्कूल के जो बच्चे हैं उनको स्कूल में बताया जाता है कि आप अपने पेरेंट्स को बोलिए कि वो इसी पीआरआई को वोट दे। मतलब कि हर तरीके से इन्होंने इस प्रकार का माहौल करके रखा हुआ है कि वहां पर जो दूसरे दल हैं उनको आगे आने का कभी मौका नहीं मिलता। एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये छिपी हुई तानाशाही है। हर बार चुनाव होते हैं और पीआरआई जीत जाती है। तो वहां पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं है। तो आपने देख लिया कि जब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होते हैं तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एक प्रकार की हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट तानाशाही वहां पर इकट्ठी हो सकती है। चलिए, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते क्या है, इसका मतलब देखिए कि क्या क्या चीजें हैं जो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक होती है। देखिए, सबसे पहले लोगों के पास में विकल्प होना चाहिए। विकल्प का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि लोग चुनाव में कम से कम 5, 7, 8, 10 लोग खड़े होना चाहिए जिससे कि वो चूज कर सके कि इसमें से बेहतर कौन है। चीन में वैसा नहीं है। चीन में क्या होता है, कम्युनिस्ट पार्टी एक लिस्ट जारी करती है, उसी सूची में से आपको सिलेक्ट करना है। लोग जिसे चाहे उसे वोट दे सकते, मतलब कि लोगों के ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि रात को आए गुंडे लगा दिए कि भाई यदि आप वोट नहीं डालोगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा। लोग फ्री होना चाहिए, जिसे चाहे उसे वोट दे सके। चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दलों को एक समान मौका मिलना चाहिए। जैसे कि अभी पीआरआई का एग्जांपल देखा मैक्सिको का, वहां पर जो बाकी के राजनीतिक दल हैं उनको एक समान मौका नहीं मिल रहा है, वो जीत भी नहीं पा रहे। सत्तारूढ़ राजनीतिक दल सरकारी संपत्ति या लोगों का उपयोग अपने फायदे हेतु नहीं कर सकता। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके आधार पर एक चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष कह सकते हैं। भारत में भी कई सारे ऐसे प्रयास किए गए हैं जिससे कि चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाया जा सके। चलिए, इसकी अगली विशेषता देखते हैं हम। इसकी अगली विशेषता है एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ देखने से पहले थोड़ा सा हम एक एग्जांपल देखते हैं कि ये प्रॉब्लम आखिर कहां पर है। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल जो है उसका अर्थ है कि एक निश्चित उम्र प्राप्त करने के बाद में हर एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होगा, उसको एक ही वोट देने का अधिकार होगा और पूरे देश में जितने भी नागरिक हैं सभी के नागरिकों के वोट का मूल्य एक समान होगा। मतलब एक व्यक्ति जो वयस्क है, वयस्क का पहले हमारे 21 साल उम्र थी, अब 18 साल उम्र हो गई है। मतलब हमारे देश के अनुसार यदि भारत का एग्जाम्पल ले तो 18 साल से अधिक उम्र का वह व्यक्ति जो स्वस्थ है मानसिक रूप से, जिसे वोट देने का अधिकार है, उसे केवल एक वोट देने का अधिकार होगा और उसके वोट का मूल्य भी एक ही होगा। इस व्यवस्था को कहा जाता है एक्चुअली सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को कहा जाता है। इस व्यवस्था के तहत एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होता है, उसका मूल्य समान होता है। ये करीब करीब पूरे विश्व के लोकतांत्रिक देशों में इसको फॉलो किया जाता है। लेकिन विश्व के कुछ देश हैं जिनका जिक्र यहाँ पर किया गया है। उनमें से एक है सऊदी अरब, जहां पर अभी तक महिलाओं को अधिकार कुछ समय पहले तक नहीं था। एस्टोनिया, जहां पर रूसी मूल के लोगों को राजनीतिक अधिकार या मतदान का अधिकार प्राप्त करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है। वैसे अब फिजी का एग्जाम्पल लेते हैं तो फिजी के मूल निवासी और वहां बड़ी संख्या में भारतीय लोग भी रहते हैं, उन लोगों के वोट का मूल्य एक समान नहीं है। फिजी के जो मूल लोग हैं उनके वोट का वहां पर मूल्य ज्यादा है। तो कुछ देश ऐसे हैं जिनको रियली में अभी भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अमल में लाने की आवश्यकता है। चलिए अगला देखते हैं, कानून का राज और अधिकारों का शासन।
कानून का राज और अधिकारों का शासन ये होता है कि भाई कानून के अनुसार व्यवस्थाएं चले और लोगों को जो संविधान प्रदत्त अधिकार मिले हुए हैं उनका सरकार आदर करे। केवल और केवल अपनी सरकार इस आधार पर लोगों के अधिकार का वायलेशन ना करे कि लोगों ने उनको चुन के भेजा है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे में 1980 में अपनी आजादी के बाद से ज्यादातर समय तक रॉबर्ट मुगाबे वहां के प्रेसिडेंट रहे। रॉबर्ट मुगाबे जब जिम्बाब्वे का स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था तो वो एक नेशनल हीरो थे, लेकिन बाद में एक बार सत्ता में आने के बाद में उन्होंने कई सारे ऐसे काम किए जिससे कि वह अपनी सीट सुनिश्चित कर सके और इस प्रक्रिया में उन्होंने मीडिया, न्यायपालिका और हर एक संस्था को जो सरकार का विरोध कर सकती थी उसको दबाया और इस प्रक्रिया में कई बार लोगों के बुनियादी अधिकारों का भी उन्होंने हनन किया या उसका अतिक्रमण किया। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो व्यवस्था है वह भी लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होती है। इसलिए सही लोकतंत्र वही है जहां पर कानून का राज और अधिकारों का आदर किया जाता है। चलिए वापस देखते हैं इसमें। अतः जरूरी है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे, उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने की और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस प्रकार एक लोकतांत्रिक सरकार से इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती। मैंने आपको अभी बताया था, सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि भाई आपने उनको चुनाव जिता के सत्ता में पहुंचा दिया, बल्कि उनको अल्पसंख्यक समूहों की अधिकारों की भी गारंटी देनी पड़ती है। अतः एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों के द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा के भीतर ही काम करती है। आपने देखा है हमारे संविधान में एक लक्ष्मण रेखा खींच के रखी है और सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। सरकार क्या नहीं कर सकती ये लक्ष्मण रेखा उन्होंने खींच दी है इनके माध्यम से। याद रखिए मौलिक अधिकार जो इस क्लास में पॉलिटिकल साइंस में आगे आने वाला चैप्टर है उसमें हम इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। परिभाषाओं का सारांश, यहाँ पर हमने 4 प्रकार की इसकी विशेषताएं देखी है, इनका हम सारांश देखते हैं। एक बार ध्यान से रिकैप कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोगों द्वारा चुने गए शासकों द्वारा ही प्रमुख फैसले लिए जाते हैं। हमने पहला पॉइंट देखा था कि सारे प्रमुख फैसले कौन लेगा, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। दूसरा है चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि चुनाव कैसे होना चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो। समान रूप से उपलब्ध होने का मतलब एक व्यक्ति एक वोट एक वोट। और हमने देखा था कि इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों को दायरे को मानते हुए काम करती है। मतलब कानून का राज और अधिकारों का शासन या अधिकारों का सम्मान सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। तो ये चारों की चारों जो विशेषताएं, यह लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं हैं, इनको आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि लोकतंत्र के विपक्ष में भी कुछ लोगों के तर्क होते हैं। इन तर्कों को भी एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई सारी चीजें या कई सारी व्यवस्थाओं के अंदर कई सारी कमियां होती है। लोकतंत्र भी इससे अछूता नहीं है। तो कई बार इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि लोकतंत्र के खिलाफ कौन कौन से तर्क है, बताइए। ये क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र एक सर्वगुण संपन्न शासन व्यवस्था है? यदि आप इसके खिलाफ में तो तर्क दीजिए, फेवर में तो तर्क दीजिए। तो हम एक के बाद एक आप तीसरे सेगमेंट में इसकी चर्चा करेंगे। लोकतंत्र के खिलाफ क्या तर्क दिए जाते हैं? लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। ग्रेजुअली इससे क्या होता है कि अनस्टेबिलिटी आ जाती है, बार बार सरकार बदलती रहती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यह नैतिकता की कोई जगह नहीं है। भाई वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए और जिस प्रकार से हमारे नेता चुनाव जीतने के लिए कुछ भी काम कर बैठते हैं, उस हिसाब से तो हम ये कह सकते हैं कि नैतिकता वाकई में राजनीति में कम हो गई। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी हो जाती है। हाँ, ये प्रॉब्लम है। एक्चुअली ये इसका नेगेटिव पॉइंट भी है और पॉजिटिव पॉइंट भी। पॉजिटिव क्या है हम बाद में बात करेंगे। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता नहीं होता, इसके चलते कई बार खराब फैसले लेते हैं। कई बार नेता जो है एब्सेंट होते हैं। कोई फिल्म स्टार या कोई बड़ी पर्सनालिटी आपके क्षेत्र में आते हैं,
चुनाव जीतते हैं और 5 साल तक फिर आपको दिखाई नहीं देते। तो कई बार ऐसा होता है कि उन नेताओं को पता ही नहीं होता है कि एक्चुअली जनता की मांगे क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और तर्कों की बात करते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। यस, काफी बड़ी प्रॉब्लम है भ्रष्टाचार लोकतंत्र की। सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या अच्छी चीज है और क्या बुरी चीज, इसलिए उन्हें किसी चीज का फैसला नहीं करना चाहिए। ये पॉइंट है एक्चुअली मतदान से रिलेटेड। कई बार लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो जिस व्यक्ति को वोट दे रहे हैं क्या वो व्यक्ति सही है या गलत है, या इनका एजेंडा क्या है। तो कई बार इस परिस्थितियों के कारण वो गलत आदमी को चुन के अपना प्रतिनिधि बना देते हैं। तो ये कुछ तर्क दिए हमने विपक्ष में। अब हम बात करते हैं कि परंतु क्या लोकतंत्र इन समस्याओं के समाधान में जादू की छड़ी है? क्या लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है कि बस आपने जादू की छड़ी घुमाई और सारी समस्याओं का समाधान हो गया? तो भाई लोकतंत्र जादू की छड़ी नहीं है। आपको क्या लगता है? यस, लोकतंत्र एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इसके हिसाब से आप लोकतंत्र समझ सकते हैं। लोकतंत्र एक बाइक के जैसा, बाइक मोटरसाइकिल जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है, लेकिन वो बाइक कैसे चलेगी ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप मतलब जनता, नागरिकों के ऊपर। आप उसमें पेट्रोल डलवाए कि नहीं, टायरों में हवा चेक की है कि नहीं है ना, आप बहुत ज्यादा स्पीड से तो नहीं चलाते जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें होती है। यदि आप ध्यान रखेंगे, समय पर पेट्रोल डलवाएंगे, टायर की हवा चेक कराएंगे और बड़ी ही अच्छी तरीके से सुरक्षा के साथ चलाएंगे, तो आप भी सुरक्षित रूप से डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। तो लोकतंत्र की डेस्टिनेशन भी यही है कि लोकतंत्र की जो उद्देश्य है उनको पूरा करने में लोकतंत्र तभी सफल होगा जब नागरिक अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करेंगे। चलिए इसके फेवर में कुछ तर्क देने से पहले तस्वीर है, यहाँ पर देखिए, यह अकाल की तस्वीर है जब लोगों को लंबे समय तक भोजन नहीं मिल पाया था और करीब करीब ऐसी स्थिति हो गई थी। यहाँ पर हम अपने पड़ोसी देश के साथ तुलना करते हैं। 1958 से 61 के दौरान चीन में भीषण अकाल पड़ा जो विश्व इतिहास का अब तक का सबसे भयानक अकाल था, जिसने करीब 3 करोड़ लोग भूख से मर गए। करीब इसी समय भारत में भी अकाल की स्थिति थी। भारत चीन से कोई ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं था, उस समय तो था ही नहीं बिल्कुल भी, परंतु जनहानि भारत में चीन के कंपैरिजन में बहुत कम। याद कीजिए 1958 से 61 का 3 साल का अकाल, जिसमें भारत में जनहानि बहुत कम हुई, इसके बनस्पत चीन में 3 करोड़ से अधिक लोग मारे गए। कारण अर्थशास्त्री और राजनीतिक इसका प्रमुख कारण मानते हैं कि दोनों शासन व्यवस्थाओं में अंतर इसका प्रमुख कारण मानते हैं। भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था थी जहां विपक्ष था और सरकार की आलोचना करने वाली स्वतंत्र मीडिया, जिसके कारण सरकार ने आगे बढ़कर जनता को सहायता प्रदान करने वाली कार्यवाही की। चीन की सरकार ने इसी प्रकार की कार्यवाही के महत्व को नहीं समझा, उसको महत्वपूर्ण नहीं समझा। इसलिए लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि वह शासन का अधिक जवाबदेही वाला रूप है। यह जवाबदेही वाला स्वरूप है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ बड़ा सिंपल है कि भाई लोकतंत्र क्या होता है, जनता के प्रति जवाबदार होता है। अभी भी आप देख लीजिए, मान लो कि कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, सरकार लाखों लोगों का इलाज मुफ्त में कर रही है, टेस्टिंग कर रही है, उनको क्वारंटाइन कर रही है, उन सेंटरों की देखभाल अपने खर्च के ऊपर कर रही है। और फलस्वरूप परिणाम देखिए कि भारत में विकसित देशों से बहुत कम मृत्यु दर है। हमारे यहाँ आज करीब 2.25 लाख केस है, लेकिन मरने वालों की संख्या 10,000 भी पार नहीं। करीब आप कह सकते हैं कि 2-2.25% केवल हमारे यहाँ मृत्यु। उसका कारण यह है कि हमारे यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो कि जनता के प्रति जवाबदार है। ऐसे कई सारे आते हैं, आपने सुना होगा साइक्लोन आया तो जनता को तुरंत जो है वो एनडीआरएफ की टीम आती है और उनको इवैक्यूएट करती है, प्रभावित लोगों को राहत सामग्री प्रदान करती है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो लोकतंत्र को एक जवाबदेह शासन व्यवस्था बनाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में प्रमुख फैसले व्यापक चर्चा और बहसों के बाद लिए जाते हैं जिससे कि गलती की गुंजाइश कम हो सके। देखिए ये हमने विपक्ष में भी तर्क देखा था कि लोकतंत्र में फैसले लेने में बहुत देरी होती है, लेकिन तो भी फैसले सभी की सहमति व्यापक चर्चा के बाद होते हैं, इसलिए गलती की संभावनाएं भी कम हो जाती है।
लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उत्पन्न कराता है। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। लोकतंत्र में हर एक को अपनी बात रखने की आदत है। यदि आप भारत के एग्जाम्पल लीजिए तो भारत में कई धर्म, कई जाति, संप्रदाय और भाषा भाषी लोग रहते हैं। सबकी आकांक्षाएं, इच्छाएं अलग अलग होती है। कई बार क्या होता है कि एक समूह की मांगे दूसरी समूह की मांगों के विपरीत भी हो जाती है। लेकिन लोकतंत्र की विशेषता यह है, इसकी सुंदरता यह है कि इस प्रकार के मतभेदों को भी ये संभालता है, इस प्रकार के मतभेदों को उभरने से रोकता है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का यहाँ पर अधिकार होता है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। जो हैसियत नागरिकों की लोकतांत्रिक व्यवस्था में है वह अन्य किसी व्यवस्था में नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि वहां हमें अपनी गलती ठीक करने का मौका देता है। इसका मतलब क्या हुआ? गलती ठीक करने का मतलब इसका यह है कि भाई यदि हमको लगता है कि हमने अपना वोट गलत आदमी को दे दिया है, चिंता मत कीजिए, 5 साल के बाद फिर मौका मिलेगा, इस बार सोच समझ के वोट दीजिए। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी या एक कुछ ऐसी विशेषताएं थी जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बाकी व्यवस्थाओं से काफी आगे खड़ा कर देती है। अब हम बात करेंगे लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ। बृहत्तर का मतलब होता है वाइड। इसको सही पैमाने पर क्या अर्थ होता है? देखिए, अभी तक जो हमने परिभाषाएं पढ़ी है वह परिभाषा तो ये कहती है कि भाई जो लोकतंत्र से हमारी न्यूनतम अपेक्षाएं हैं, यदि इस प्रकार की व्यवस्था कोई है तो हम उसको न्यूनतम रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था कह सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र जो है वह एक विकासात्मक संकल्पना है। मतलब कि लोकतंत्र जो है उससे लोगों की डिमांड कभी कम नहीं होती है और ना ही लोकतंत्र का काम कभी खत्म होता है। इसकी मदद से अभी तक जो हमने परिभाषाएं पढ़ी थी, इनकी मदद से तो हम क्या कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बीच में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। परंतु अच्छा लोकतंत्र की विशेष क्या होता है, ये हम इसके बृहत्तर अर्थ को जानकर ही दे सकते हैं। तो देखिए लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ क्या होता है। लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ है एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें सभी नागरिकों को, चाहे वो शक्तिशाली हो या कमजोर, उसकी बात का समान महत्व होता है। सरकार नागरिकों के बुनियादी सुविधाएं प्रदान करती है और लोकतंत्र के लाभों का वितरण समान रूप से होता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में समानता की स्थापना हो। गरीबी, शिक्षा, भुखमरी जैसी कमजोरियों को ज्यादा से ज्यादा सरकारी प्रयास द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। अब यदि हम गांधी जी की भाषा में बृहत्तर लोकतंत्र का अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है हर आंख से हर आंसू को पहुंच, उन सारी की सारी मजबूरियों को समाप्त करना जिससे व्यक्ति अपना विकास नहीं कर पा रहा। व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित होनी चाहिए, नागरिकों को बुनियादी अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए, गरीबी, अशिक्षा, भुखमरी जैसी कमजोरियां ज्यादा से ज्यादा मात्रा में समाप्त होना चाहिए। देखिए, लोकतांत्रिक सरकारें इसीलिए कार्य करती है। आप बाकी के लोकतांत्रिक देशों में देखिए कि ज्यादातर जो सरकार का खर्च है वो इस बात पे होता है कि भाई जो कमजोर लोग हैं, जो लोग सुविधाएं अपने से प्राप्त नहीं कर सकते खर्च करके, उन्हें सरकार ये सुविधाएं प्रदान करती है। अब आप देखिए, आपके लिए एग्जांपल देता हूँ, हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा है, कितना बड़ा खर्च होता है इसके। हॉस्पिटलों में मुफ्त इलाज है, ट्रेन और सरकारी बसों में आपको प्राइवेट बसों के कंपैरिजन में बहुत कम भाड़ा देना पड़ता है। आपके लिए पानी की, पीने की सुविधाएं, अभी हमने कोविड-19 के समय देखा कि करोड़ों लोगों को मुफ्त में सरकार ने अनाज दिया है। तो ये एक एक्सपेक्टेशन है। यही लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ है कि व्यक्ति की जब भी जरूरत हो या वो सारी की सारी बाधाएं या सारी के सारे वो हर्डल्स जो व्यक्ति को मजबूर बनाते हैं, उनको मिटाना ही सच्चे अर्थ में लोकतंत्र हम उसको कह सकते हैं। एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर और बताइए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर रहता है। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, लोकतंत्र जादू की छड़ी है या नहीं है, उस बारे में कि भाई लोकतंत्र एक बाइक के जैसी है, एक मोटरसाइकिल के जैसी। कैसे चलाना है ये बाइक के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये चलाने वाले के ऊपर डिपेंड।
तो हमारे देश में भी ऐसी है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश का भविष्य शासकों के कामकाज से ज्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर है। ये 5 मार्क्स में आ सकता है। आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर नागरिकों की जिम्मेदारियां। देखिए, शासक तभी काम करेगा जब उस पर नागरिकों पर दबाव होगा, जब नागरिकों की मांगे वाजिब होगी, जब नागरिक प्रजा से उठकर नागरिक बनेंगे, जब नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, तभी जाके शासक जो है वो ईमानदारी से काम कर पाए। शासक अकेले भ्रष्ट नहीं हो सकते। शासकों के भ्रष्ट होने में जनता का भी या नागरिकों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। हर आदमी चाहता है कि वो शॉर्टकट अपना के अपना काम कर ले। इस काम कराने के चक्कर में उसको रिश्वत या घूस देनी पड़ती है और यहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है। तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है उसका असफलता और सफलता शासकों से ज्यादा जनता के ऊपर अधिक निर्भर होती है। यहाँ पे कुछ प्रमुख प्रश्न की मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये प्रश्न जो है इस चैप्टर से पिछले कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये प्रश्न ऐसे हैं जिनको 3 नंबर में भी पूछा है, 5 नंबर में भी पूछा है। तो इन प्रश्नों को आप हल कीजिएगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि यह आपको जो भी प्रेजेंटेशन मैंने दी थी आपको पसंद आई होगी और आपको समझ में भी आई होगी, क्योंकि इसमें बेसिकली हमने 4 कॉन्सेप्ट की बात की थी। मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ केवल 1 मिनट में। पहले हमने परिभाषा की बात की, सामान्य परिभाषा। उसके बाद हमने देखा कि परिभाषा की जरूरत क्यों पड़ती, ताकि हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंतर स्पष्ट कर सकें। इसके बाद हमने लोकतंत्र की या किसी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की 4 मुख्य खूबियां या विशेषताएं देखी, जैसे कि सभी प्रमुख फैसले निर्वाचित सदस्यों के द्वारा लिए जाए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल हो, और चौथी हमने देखी थी कि कानून का राज होना चाहिए और अधिकारों का आदर होना चाहिए। इसके बाद हमने देखा था लोकतंत्र के विपक्ष में कुछ तर्क, भ्रष्टाचार होता है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, नैतिकता की कोई जगह नहीं है, फैसले लेने में देरी होती है वगैरह वगैरह। लेकिन इसके बाद हमने इसके पक्ष में तर्क देखे थे। चाइना का एग्जाम्पल देखे कि भाई लोकतंत्र में सरकार जो है वह जनता के प्रति जवाबदार होती है। फैसले लेने में भले ही देर हो परंतु फिर भी फैसले लेने में गलती नहीं होती। ऐसी और भी हमने देखा था कि भाई लोकतंत्र जनता के लिए कार्य करती है। और सबसे एक और महत्वपूर्ण विशेषता हमने ये देखी थी कि यदि हमसे गलती हो जाए, गलत व्यक्ति को हमने चुन लिया, तो हमको वह चुनाव बदलने का भी लोकतंत्र में फायदा मिलता है। इसके बाद हमने देखा था लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ। गांधी जी की भाषा में हर आंख से हर आंसू को पोंछना, मतलब हर नागरिकों की जो भी मजबूरियां उनको समाप्त करना ही लोकतंत्र का अर्थ है। चाहे गरीबी उन्मूलन हो, अशिक्षा उन्मूलन हो, या हम कह सकते हैं सभी को एक समान न्याय, एक समान राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार प्रदान किया जाए। एक ऐसी व्यवस्थाओं की स्थापना की जाए जिसमें हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार विकास कर सके और एक खुशहाल जीवन जी सके। तो ये बड़ा ही सिंपल सा चैप्टर था, 4 कॉन्सेप्ट में पूरा हो गया। मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। इसमें दिए हुए क्वेश्चंस को आप जरूर सॉल्व कीजिए। जय हिंद, जय भारत।